हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 193 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, केवीएस एग्जाम और एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आज जो इस वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनमें आपको व्याख्या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और नंबरिंग कर लीजिए 15 तक और देखिए आप इस 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। माइनस मार्किंग का भी ध्यान रखिएगा। माइनस मार्किंग अपने अनुसार 1/4 कर लीजिएगा, मतलब 4 क्वेश्चन पे एक अपना ईमानदारी से एक क्वेश्चन घटा लीजिएगा और देखिए आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन जो 31 नंबर से शुरू हो रहा। क्वेश्चन है, नाजीवाद का जनक था। नाजीवाद का जनक किसे माना जाता है ये बताना है। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है मुसोलिनी, ऑप्शन सी है हिटलर, ऑप्शन डी है लेनिन। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हिटलर। ठीक है, नाजीवाद का जनक किसे माना जाता है तो हिटलर को माना जाता है। हिटलर ने 1920 में नाजी दल की स्थापना की थी। 1920 में हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जिसे नाजी दल कहा गया था, इसकी स्थापना की थी और ये उसका संस्थापक था। ठीक है, और जर्मन में एक वर्कर्स पार्टी का भी संस्थापक रहा है। जर्मन में एक वर्कर्स पार्टी था, उसका भी इसने स्थापना की है। वर्कर्स पार्टी, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, वर्कर्स पार्टी की भी स्थापना हिटलर ने की थी, तो इसको भी याद रखिएगा। हिटलर मतलब हिटलर जो है नाजी दल का संस्थापक है, जिसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल के नाम से जाना जाता था और इसका नाम था, और इसने एक दल और बनाया था वर्कर्स पार्टी। तो इस यहाँ से 2 क्वेश्चन है। और 1933 है उसमें एक प्रधानमंत्री बना था। 1933 में हिटलर प्रधानमंत्री भी बना था, तो इसको याद रखेंगे। तो यहाँ से कई तथ्य हैं। आगे चलते हैं दोस्त, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक संविदा का लेखक था, कौन था ये बताना है। ऑप्शन ए है बोधा, ऑप्शन बी है गार्नर, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है रूसो। तो आंसर आपका रूसो के साथ जाएगा। ठीक है, सामाजिक संविदा का लेखक कौन है तो रूसो है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है वो किसकी है तो रूसो की पुस्तक है, इसको आप याद रखेंगे। और ये रूसो जो पुस्तक लिखा था कितने मतलब कब रचना की थी सामाजिक समझौता सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, तो एक किया था 1762 में। 1762 में इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचना की थी। और ये जो ये कहाँ था तो ये रूसो जो था फ्रांसीसी चिंतक था, इसको भी याद रखेंगे। ये फ्रांस का रहने वाला था, फ्रांसीसी चिंतक था, इसको भी आप याद रखिएगा। और रूसो के अलावा जो है सामाजिक संविदा से समझौता हुआ था उसमें कौन कौन सम्मिलित थे तो रूसो के अलावा हाब्स और लाक और रूसो था। तो इनको 3 लोग थे, इनको आप याद रखिएगा। हाब्स, लाक, रूसो, इधर से रूसो आ जाएगा, तो ये याद रखिएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसी पुस्तक है रूसो की है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कब लिखा गया है तो 1762 में लिखा गया है। और रूसो कहाँ का था तो रूसो फ्रांस का था, ये याद रखिएगा। और सामाजिक संविदा सिद्धांत किसने दिया था तो उसमें हाब्स, लाक, रूसो का नाम प्रमुख है, ये तीनों ने दिया था, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं ही राज्य हूँ यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी। मैं ही राज्य हूँ ये घोषणा किसने की थी। ऑप्शन ए है जेम्स प्रथम, ऑप्शन बी है रॉबर्ट फिल्मर, ऑप्शन सी है 14वें लुई या लुई 14वां, ऑप्शन डी है पोप प्रथम। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। 14वां लुई या लुई 14वां ने क्या है कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। अब ये लुई 14वां के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। ये एक प्रकार का निरंकुश शासक था। ठीक है, निरंकुश। और ये कहाँ का बात हो रही है, एक फ्रांस का शासक था। ठीक है, फ्रांस की जब क्रांति हुई थी उस समय, तो ये इसको याद रखेंगे। और इसने जो है 14वां ने कहा था 1661 और 1715 में जब फ्रांस का पर शासन किया था। इसका शासनकाल जो था वो था आपका 1661 से 1715 तक। ये इसका शासनकाल है। इसने फ्रांस पे शासन किया है और जब शासन काल रहा था तभी इन्होंने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। तो जो 14वें लुई ये निरंकुश था, ये याद रखिएगा। और इसने ये कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, ये तथ्य याद रखिए। आगे चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन है। संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभुता जो है नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है, जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो। यह कथन किस विचारक का है। ऑप्शन ए है बार्केस का, ऑप्शन बी है
डुगवी का, ऑप्शन सी है जॉन बोदा का, ऑप्शन डी है जे ली नेक का। तो आंसर क्या हो जाएगा 34 का? 34 का आंसर सी के साथ जाता है, जॉन बोदा का। जॉन बोदा का यह कथन है कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो। ये कथन है जॉन बोदा का। जॉन बोदा ने इस कथन को अपनी पुस्तक में कहा था दोस्तों। उसके पुस्तक का नाम था द 6 बुक कंसर्निंग द रिपब्लिक, जो 1976 में प्रकाशित हुई थी। उसको उसी में इसने कहा था। और इसने ये भी कहा था, बोदा ने सीमित संप्रभुता का प्रतिपादन किया है क्योंकि उसने संप्रभुता को प्राकृतिक दैविक इच्छा इत्यादि कानूनों से मर्यादित किया है। तो इसके पुस्तक का जो नाम हो जाएगा वो नाम हो जाएगा दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा या आपको मालूम होगा, द 6 बुक्स और कंसर्निंग का स्पेलिंग होता है CERNING। कंसर्निंग स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखिएगा। द रिपब्लिक ये पुस्तक है, इसका पूरा पुस्तक है और ये पुस्तक प्रकाशित हुआ है 1576 में। तो इस डेट को भी याद रखिएगा। ये पुस्तक है दोस्तों, बोदा की पुस्तक है। इसी में इसने क्या है, संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया था। इसी पुस्तक में सबसे पहले जो इन्होंने इस पुस्तक में प्रयोग किया था। तो इसको याद रखिएगा। और तो उतना तथ्य नहीं है। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। यह कथन किसका है? यह निश्चय है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है मार्क्स का, ऑप्शन बी है स्पेंसर का, ऑप्शन सी है गार्नर का और ऑप्शन डी है रूसो का। तो 35 का आंसर आपके बी का जाता है, बी स्पेंसर का एक कथन है। स्पेंसर ने कहा है कि यह निश्चय है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। ठीक है, बल प्रयोग द्वारा होती है। क्या कह रहा है कि सरकार की जो उत्पत्ति हुई है वो बल प्रयोग का परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। यह कथन है स्पेंसर का। इसने बल प्रयोग पे ज़्यादा जोर दिया। जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं, इनका यही मानना था कि अपने जो राज्य की उत्पत्ति हो रही है, राज्य में क्या है, दुर्गुणों की राज्य जो है दुर्गुणों की संतान है जिस पर अपने जो है जन्मजात के लिए अंकित है। और यह सत्य हो या न सत्य हो कि मनुष्य असमानता का पुतला है और उसकी कल्पना पाप में की जाती है, परंतु यह निसंदेह सत्य है कि सरकार की उत्पत्ति आक्रमण के कारण और आक्रमण के द्वारा हुई है। ऐसा इनका मानना था कि जो सरकार की उत्पत्ति हुई है, राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो आक्रमण द्वारा ही हुई है। ऐसा इनका मानना था हर्बर्ट स्पेंसर का। आगे चलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परमात्मा सत्य और सत्य ही परमात्मा है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी। ये सभी लोग जानते होंगे, महात्मा गांधी जी। दोस्तों गांधी जी ने ये जो है सत्य ही ईश्वर है, इस पर इन्होंने बात कही थी कि परमात्मा सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। एक कथन महात्मा गांधी का है। तो महात्मा गांधी के कुछ तत्वों को जान लेते हैं। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है, पुस्तक में अगर देखते हैं तो हिंद स्वराज इनकी पुस्तक का नाम है, एक हिंद स्वराज। इसको आप याद रखेंगे। हिंद स्वराज इनकी प्रथम पुस्तक थी जो इन्होंने गुजराती भाषा में लिखा है, इसको याद रखिएगा। और एक इन्होंने पुस्तक लिखी माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, इन्होंने लिखी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनकी एक पुस्तक थी दोस्तों, जिसे कहा जाता है सत्य का प्रयोग। ठीक है, ऐसे कर है कि मेरे सत्य का प्रयोग, इनके पुस्तक का नाम था। 2 यहाँ से याद रख लेंगे, 2 ये पुस्तकें हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। और इन्होंने कई आंदोलन चलाए हैं, जिसमें से इनका प्रथम हो जाएगा चंपारण। अगर आता है तो चंपारण पहला नंबर पे चंपारण हो जाएगा दोस्तों। चंपारण जो 1917 में हुआ था, जब 1915 में ये क्या है, साउथ अफ्रीका से आए थे। साउथ अफ्रीका से 1915 में आ गए थे भारत, इसको याद रखिएगा। 1915 में आ गए थे और पहली बार वो चंपारण गए, जो बिहार में पड़ता है। 1917 में 3 कठिया पद्धति जो थी उसके समापन के लिए ये चलाए थे और ये आंदोलन सफल हुआ। इसके बाद उन्होंने एक खेड़ा आंदोलन करके चलाया था, इसको याद रखेंगे, खेड़ा आंदोलन। ठीक है, जो 1918 में हुआ था, 1918 में आंदोलन हुआ था। तीसरा था अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा दोस्तों ब्रीफ में करने पे, 1918 में। ये हम सब बताना नहीं चाहते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाता है ऐसा। ठीक है, टाइम आपका ज़्यादा जाता है। चौथा में जैसे असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन यहाँ कर लीजिए। असहयोग आंदोलन ये आपको मालूम होगा 1920 से चला था, 1922 तक चला था। और ये
एक चौरा चौरी कांड के बाद इसको समाप्त कर दिया गया था। और इसके बाद होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो आपका 5वां हो जाएगा शायद, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों इस पे अच्छा लिख नहीं पाते हैं यार, ठीक है। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाता है। और इसके बाद आखिरी जो उनका होता है ये आपका 1930 से, आप इसको 1930 से 1933-34 तक चला था, ये 1934 तक, ठीक है। इसी में गांधी इरविन समझौता भी होता है 1931 में, शायद 5 मार्च 1931 को। तो गांधी इरविन समझौता इसी में होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद जो उनका आखिरी आंदोलन होता है वो भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। ये आपका हुआ था 1942 में, ठीक है। गलत हो रहा है क्या, गलत क्या हो रहा है, मतलब राइटिंग बहुत ख़राब हो रही है। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। ये आपका 1942 में, इसको याद रखेंगे, 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। और इसी में क्या हुआ था कि 0 आवर्स नामक एक ऑपरेशन चलाकर सभी क्रांतिकारियों को क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों द्वारा। जब ये आंदोलन स्टार्ट होने वाला था, 8 अगस्त को फैसला हुआ था और 9 अगस्त की सुबह ही सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब कोई बड़ा नेता नहीं था, लेकिन तब भी क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पे पहुंचा, अच्छा चला। और इसीलिए इसे स्वस्फूर्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है कि इसका कोई नेता नहीं था। और ये छोटे तबके के जो नेता थे उन्होंने ही इस आंदोलन को चलाया। गांधी और सब बड़े बड़े जो नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया था, उस समय तक कोई नहीं बचा था। तो इसलिए इसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था फ्रेंड्स, करो या मरो का नारा। ये सब सामान्य चीज़ें हैं, सभी को मालूम होगा। आगे चलते हैं। इसी में इन्होंने कहा था कि अगर आप नहीं मानेंगे तो हम देश की जो बालू है, बालू की रेस से जो है कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। ये सब तथ्य इसी आंदोलन में कहा गया था। इसी आंदोलन के पहले उन्होंने कहा था कि अगर प्रस्ताव को नहीं मानेंगे तो ऐसा कर देंगे। आगे चलते हैं। 37 नंबर है, राज्य साधन है साध्य नहीं, यह सिद्धांत है। राज्य क्या है, साधन है, साध्य नहीं। ये सिद्धांत किसका है? ऑप्शन ए है उदारवाद का, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाद का, ऑप्शन सी है फांसीवाद का, ऑप्शन डी है वैज्ञानिक समाजवाद का। तो आंसर इसका बी सही हो जाएगा, व्यक्तिवाद का। राज्य साधन है साध्य नहीं, यह सिद्धांत है व्यक्तिवाद का। ऑप्शन आपका बी सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया है? राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्नलिखित में से किस विचारक ने दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अरस्तु को जो है राजनीतिक विज्ञान का जनक भी माना जाता है, या जनक हैं, इन्हीं को माना जाता है। तो इस समय आप याद रखिएगा, राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को, ठीक है। ये क्या है? जनक हैं, इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह किसने माना है? राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन है। तो किसका है दोस्तों? तो 39 का जो आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा, व्यक्तिवादियों का, ठीक है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो राज्य के अनुसार जो है, राज्य क्या है? आवश्यक बुराई है। किसके अनुसार? व्यक्तिवादी। जो व्यक्तिवादी विचारक हैं राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। आवश्यक इसलिए है कि राज्य के विकास में जो है, राज्य के विकास में सहायक है, जबकि बुराई इसलिए है कि यह व्यक्ति के स्वतंत्रता में क्या है? बाधक है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि जो राज्य है ये विकास के लिए आवश्यक है और सहायक भी है, और बुराई इसलिए है कि ये क्योंकि व्यक्ति के स्वतंत्रता में बाधक है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि राज्य एक आवश्यक है लेकिन क्या है? बुराई है, ऐसा व्यक्तिवादी मानते थे। आगे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रदत्त विधान किया जाता है। प्रदत्त विधान किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए है संसद द्वारा, ऑप्शन बी है न्यायपालिका द्वारा, ऑप्शन सी है कार्यपालिका द्वारा, ऑप्शन डी है लोकायुक्त द्वारा। तो आंसर हो जाता है सी सही, कार्यपालिका द्वारा। अब ये क्या है? प्रदत्त विधान क्या होता है दोस्तों? इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो प्रदत्त विधान है वो कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष विधान में जो होता है प्रायोजन का तात्पर्य उच्च स्थल अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं निर्धारित सीमाओं में कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करने से है। तो दूसरे शब्दों में अगर देखें तो प्रत्यायोजन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? कार्यभार को कम करने के लिए अन्य व्यक्तियों को अपने कार्य का कुछ भाग आवश्यक अधिकारियों सहित सौंपना प्रायोजन कहलाता है। मतलब कुछ कार्यों को छोटे अधिकारियों को दे देना ही प्रदत्त विधान किया जाता है। तो वो किसके द्वारा किया जाता है? कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। इसको आप थोड़ा सा याद हो गया होगा या थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं।
लोका संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया था? लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए है हाब्स, ऑप्शन बी है लाक, ऑप्शन सी है रूसो, ऑप्शन डी है मील। तो लोक संप्रभुता को किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? तो उसने किया था दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा रूसो। आंसर आपका सी सही हो जाएगा, रूसो ने किया था। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। यह कथन किसका है? यह कथन है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते। किससे संबंधित है? ये किसने कहा है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते? ऑप्शन ए है डाइसी, ऑप्शन बी है लॉर्ड एक्टन, ऑप्शन सी है बर्लिन, ऑप्शन डी है डार्किन। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 42 का बी सही हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन। 42 का बी सही है, लॉर्ड एक्टन आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। हाब्स ने लेवियाथन में प्रयुक्त काम वेल्थ शब्द का अर्थ है। हाब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का क्या अर्थ है, ये बताना है। ऑप्शन ए है संप्रभु, ऑप्शन बी है समाज, राज्य एवं सरकार के लिए सामूहिक नाम, ऑप्शन सी है प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों का वर्ग, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह बी सही हो जाएगा, समाज, राज्य एवं सरकार के लिए सामूहिक नाम है। आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? भारतीय संविधान को या भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित है? ऑप्शन ए है ऑप्शन डी छठी अनुसूची। तो 44 का आंसर आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों, चौथी अनुसूची। ठीक है, चौथी अनुसूची के तहत भारत के सभी 29 जो इस समय 28 जो राज्य हैं उनको, और जो आपके 2 संघ जो है क्षेत्र है जिसमें दिल्ली और पांडिचेरी आते हैं, उनके लिए सीटों के वितरण, जो राज्यसभा में जो सीट है उनके वितरण का उल्लेख किया गया है। ये सब चीज़ें हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक अथवा नहीं? कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, ये कौन निश्चय करता है? तो इसका आंसर आपको मालूम होगा। तो इसका आंसर आपके सी के साथ जाएगा दोस्तों। लोकसभा स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष जो है यह निश्चय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 15 क्वेश्चन। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।